हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पार्ट 2। इसके पहले जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसके अंदर हमने फंक्शनलिटी बेसिस पे लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया था। यहाँ पे हम जो है इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निक द लैंग्वेजेस यूज। अलग अलग तरह की टेक्निक ये होती है टोटल 5 टाइप की: प्रोसेसुरल, फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग एंड लॉजिक। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं प्रोसेसर पे। प्रोसेसर का देखिए नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। जैसे आपको 2 नंबर का एडिशन कराना है तो आपको पूरा प्रोग्राम पूरा लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको डायरेक्टरीज और फाइल सेलेक्ट करनी होगी, देन उसके बाद में आपको वेरिएबल डिफाइन करने होंगे, देन उसके बाद में आपको इंटीजर की रेंज देनी होगी, देन आपको दोनों इंटीजर्स जो है, जो नंबर जो है इंटीजर आएंगे उनकी डेफिनेशन देनी होगी, देन आपको रन टाइम पे वैल्यूज एंटर करवाने होंगे, देन उसके बाद में उनके एडिशन के लिए आपको वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, एंड देन जो रिजल्ट जनरेट होगा उसका भी मेमोरी एलोकेशन कराना पड़ेगा, देन फाइनल में जो है वैल्यू तीनों की शो होगी। ठीक है, एंड देन फाइनल आपका प्रोग्राम जो है क्लोज मतलब एग्जीक्यूट होकर के रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। बात करें तो बेसिक, फोर्ट्रॉन, एल्गो, सी, कोबोल, पास्कल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जैसे सी में आपने प्रोग्राम बनाई है, अगर आप प्रोसीजर इनकम्प्लीट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपने इंटीजर डिफाइन नहीं किए, मतलब इंटीजर आपने प्रोग्राम में ऐड नहीं किया और नीचे आप वैल्यू दे रहे हैं, रन टाइम पे वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसके लिए आपने जो है कोई मेमोरी एलोकेट नहीं किया प्रोग्राम के अंदर, तो आउटपुट जनरेट होगा पर आपको शो नहीं होगा। तो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बाउंडेशन है, आपको प्रोसेसर फॉलो करना ही पड़ेगा। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेसर बता रखा है उसी प्रोसेसर के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आपको प्रोग्राम लिखना होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने डाला है। अगर प्रोसेसर प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोसेसर को फॉलो करता है कैसे, विड्रॉ, डिपॉजिट या ट्रांसफर। यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस है, तीनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनेंगे। ठीक है, ये होता है प्रोसेसर। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोग्राम से सारा काम होता है। अगर आपने जैसे विड्रॉ किया तो विड्रॉ के लिए विड्रॉ वाला प्रोसेसर वाला प्रोग्राम पूरा एक्टिव हो जाएगा, तो उस समय डिपॉजिट और ट्रांसफर वाले प्रोग्राम इनएक्टिव रहेंगे। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो उसका प्रोग्राम जो वो एक्टिव होगा, विड्रॉ और ट्रांसफर वाले अनेबल रहेंगे। ट्रांसफर करना है तो विड्रॉ डिपॉजिट वाले प्रोग्राम अनेबल रहेंगे, ट्रांसफर वाला एक्टिव होगा। तो ये होता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शनल की। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए बहुत कमाल की बात है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इसमें ना पूरा फोकस ये नहीं होता कि बस एक बार में पूरा प्रोसेसर बेस पे आपको प्रोग्राम लिखना है। ये प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं या फिर जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, इसमें छोटे छोटे फंक्शंस का यूज किया जाता है। इन फंक्शंस को एक तरह से हम हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं, जिसे सिस्टम कॉल बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर फंक्शन कॉल भी आप बोल सकते हैं। ये फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं, पहले से बना करके रखे जाते हैं, आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सपोज जैसे कि आपको 2 नंबर का एडिशन करना था, उसके लिए आपको आपके प्रोग्राम के बीच में ना, मतलब जैसे आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपने 4 अलग अलग जो फंक्शन है, एडिशन का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, आपने एक प्रोग्राम लिखा जहां पे 4 फंक्शन आपने इंट्रोड्यूस कर दिए अपने प्रोग्राम के अंदर। बस अब आपको उसमें एडिशनली क्या डालना है कि भाई रन टाइम पे कौन सी वैल्यूज आएगी, उनका मेमोरी एलोकेशन कैसे रहेगा और आउटपुट कहाँ जनरेट होकर के शो होगा। तो 4 अलग अलग फंक्शन आपने ऐड करके अपने प्रोग्राम में डाल दिए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम इसमें एक चीज और देखें कि मतलब अगर इसको एक चीज अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टिपिकली क्या, डेटा स्टोर करने के लिए फ्रिक्वेंटली लूप जो है उनको अवॉइड करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, कि भाई मतलब सिंपल सा इसको कंडीशनल बेस इस प्रोग्रामिंग को नहीं किया जाता, बल्कि फंक्शन बेस किया जाता है। एक फंक्शन डाल रखा वो परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन दूसरा फंक्शन होगा, देन तीसरा होगा, देन चौथा होगा। या फिर आप उसमें चॉइस दे सकते हैं रन टाइम पे कि भी यूजर जो है वो चॉइस सेलेक्ट करे। ठीक है, जैसे क्या यूजर जो है, यू थोड़ी को 2 नंबर डालेगा तो पहले उनका एडिशन आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो चॉइस सेलेक्ट कर सकता ना। प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर जो सब्सट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 डिवीजन, इस तरह से। तो यहाँ पे आप फंक्शंस को जो भी जो कॉल किया जा रहा है, ये आप यूजर डिफाइन तरीके से जो है अपने हिसाब से इसको सिक्वेंशियल या फिर पर्टिकुलर चॉइस दे सकते हैं। तो ये होता है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके एग्जांपल की बात करें तो लिस्प, पाइथन, एरलांग, हास्कल, क्लोजर, ये एग्जांपल्स इनके लैंग्वेज के एग्जांपल्स के टाइप है। परेशान मत होइए, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। जैसे मैंने बोला 591 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। ओके, सो अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। उससे पहले आप बोलेंगे सर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई डायग्राम नहीं इस तरह से, तो सॉरी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट है।
आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसकी इमेजेस के अंदर ना फ्लो चार्ट नहीं मिलेगा, बल्कि डायरेक्ट प्रोग्राम्स मिलेंगे, यानी कोड्स मिलेंगे। अब मैं उन कोड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैंने उस डायग्राम को ऐड नहीं किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए बड़े कमाल की बात है। क्या होता है कि सपोज जैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया कि ऐसे प्रोग्राम से ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करना जो कि इंडिविजुअल एंटिटी पे वर्क करने के बजाय ग्रुप ऑफ एंटिटीज पे वर्क करे। अब एंटिटी क्या होता है, रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सिस्टम जो है एज ए एंटिटी आइडेंटिफाई करता है। एज अ ह्यूमन एंटिटी है, कार एंटिटी है, कोई भी चीज, इवन एयर भी सिस्टम के लिए एंटिटी है। तो एंटिटी बेस कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके अंदर जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एंटिटी बोलते हैं। अब एंटिटी में जैसे मैंने ले लिया, सपोज कि मुझे स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाना है और मैं उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाना चाहता हूं, तो स्टूडेंट्स खुद एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और क्लास क्या हो गया, क्लास हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट। कैसे मैं समझाता हूँ, स्टूडेंट का मैंने टेबल बनाया, उसका आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसमें फर्स्ट स्टूडेंट की एंट्री करी, सेकेंड स्टूडेंट की एंट्री करी, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट की एंट्री करी। तो यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट जो है, चार जो मैंने अलग अलग एंट्रीज करी है, ये चारों ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक बार में एक ही इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आप शो सबको एक साथ करवा सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब एज ए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इसमें इंडिविजुअल किसी एक स्टूडेंट पे चला जाता हूँ, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मैं ओपन करता हूँ, तो वो क्लास बन गया। स्टूडेंट वाला क्लास नहीं, क्लास मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक कैटेगरी पे चला गया। देखिए इसको सिंपल करता हूँ, आपको एक डेटाबेस बनाना व्हीकल्स का, व्हीकल मॉडल, व्हीकल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कार, बस, बाइक, साइकिल सब शामिल है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हीकल्स, और क्लास क्या हो गई, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, ये सब आपके क्लास हो गए। यानी जब स्पेसिफिक आप किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर के उसकी इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं या उसके लिए उस प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्लास हो गया। अदरवाइज अगर आप कॉमन में प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस टाइप की जो प्रोग्रामिंग करी जाती है जो कि इंडिविजुअल एंटिटी के बजाय ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड होती है, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। इसमें कुछ कंसेप्ट काम में आते हैं, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह से, ठीक है। अलग से हम इन सारी लैंग्वेजेस के ऊपर, ये जो हमने है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके ऊपर हम अलग से पूरा जो है वीडियो बनाएंगे। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, आर, पीएचपी, विजुअल बेसिक, दे आर एन नंबर ऑफ लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, पर्ल। सबसे कमाल की बात यह है, आपको सीधा जो करवाना है वही टाइप करना है, ना कोई इंटीजर डिफाइन करने, ना कोई प्रोसीजर डिफाइन करना, नथिंग। जो करना है सीधा वही टाइप करिए, ये आपको फैसिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक एक मॉड्यूल में जाता है जिसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक कैरी कर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि प्रिंट हेलो, बस ये टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए, हेलो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। कमाल की बात है ना। क्यों? वहां पे इंटीजर डिफाइन करना, रन टाइम डिफाइन करना, मेमोरी एलोकेशन, ये सब कुछ वो मॉड्यूल करेगा जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है। यानी सिंपल सा फाइल जो आपने ओपन करी, अपने नाम से सेव करी, वो एक मॉड्यूल बन गया। कमाल की बात है ना। तो इसलिए इसको स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। वन मोर थिंग कि अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस या प्रोग्राम्स के मॉड्यूल बना करके पहले से ही रख दिए जाते हैं जिन्हें हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। सपोज जैसे कि नंबर एडिशन का पूरा प्रोग्राम बनाया, ये एक स्क्रिप्ट होगा, इसको मैंने पहले से सेव कर रखा है। मैं इसको रन टाइम पे अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकता हूँ, इस स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ और ये मेरे किसी भी अदर लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम, यूनी कि जावा है तो जावा में सपोर्ट होगा, ये सी के प्रोग्राम में, सी प्लस प्लस के, विजुअल बेसिक के, कहीं पे भी मैं जावा स्क्रिप्ट को ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा पता है बेनिफिट क्या है? लगातार हर चीज के लिए प्रोग्राम्स बनते रहते हैं, तो उनको ऐसे जावास्क्रिप्ट में बनाने का फायदा क्या है? वो मॉड्यूल सेव होते जा रहे हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स के। अब मुझे कोई नया प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे मुझे ध्यान है क्या ये इस टाइप की प्रोग्रामिंग पहले भी करी है, तो मैं जावास्क्रिप्ट के फाइल्स में जाकर के चेक करूंगा और वहां से जो मॉड्यूल्स मुझे चाहिए वो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मेरा कितना टाइम बच गया सोचिए। दैट्स व्हाई स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ गुड ऑप्शन और जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा आज के टाइम में इसलिए इस्तेमाल करी जा रही है, ठीक है। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक बड़ा ही कमाल टाइप का जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे एक्चुअली लॉजिक से अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लूपिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इफ एल्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वाइल कंडीशंस देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बुलियन फंक्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि यस नो वाले टाइप के। तो ऐसे लॉजिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करके ये लैंग्वेज जो है प्रोग्राम जनरेट करती है।
सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे आप प्रोग्राम की लेंथ जो है कितनी भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और एक ही प्रोग्राम से यानी एक ही इनपुट से मल्टीपल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रोग्राम मुझे बनाना है कि एक नंबर मैंने इंटर किया 2, अब मुझे पता करना है कि ये जो है ओड है कि इवन है, ठीक है। तो लॉजिकल में क्या होगा कि जो वैल्यू इंटर करी उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करी जाएगी। अगर उन कंडीशन पे ट्रू उतरता है तो वहां पे हम डिफाइन करेंगे ट्रू, वो कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा कि भाई यस ये जो है इवन है, और कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या आउटपुट आएगा कि ये ओड है। और वैसी बात है, कंडीशन का डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इवन ओड का पता लग जाएगा। 2 डिवाइड बाय 2 1 आ रहा है तो मतलब कि ये इवन है। 2 डिवाइड बाय 2 अगर 1 नहीं आ रहा है, फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, तो मतलब ये ओड नंबर है। तो कुछ इस टाइप के लॉजिक्स वहां लगाए जाते हैं इफ एल्स की मदद से, लूपिंग स्ट्रक्चर की मदद से, बुलियन फंक्शंस की मदद से। दैट्स व्हाई इसको लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। डेटा लॉग, एएसपी यानी आंसर सेट प्रोग्रामिंग, प्रोलॉग इसके बेस्ट एग्जांपल है। तो ये हमने देखे टोटल मिलाकर के 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल एंड प्रोसेसुअल। वन मोर थिंग, अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पे बताया नहीं, ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर, मनी, अकाउंट तीनों ऑब्जेक्ट है। तो जब कस्टमर बैंक में आता है, अगर वो है ना क्या बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन करने के लिए आया है तो कस्टमर और मनी वाले प्रोग्राम चलेंगे, अगर वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो कस्टमर अकाउंट वाले ऑपरेशन साथ में चलेंगे, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको ये 5 टाइप की लैंग्वेजेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे से आगे मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने अभी तक जितने वीडियोज बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।